कई 6 हिंदी उपन्यास। अगला उपन्यास है झूठा सच। ये लिखा है यशपाल ने। इसका प्रकाशन वर्ष ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग वतन और देश, ये 1958 में प्रकाशित हुआ था और जो दूसरा भाग है देश का भविष्य, ये 1960 में प्रकाशित हुआ था। तो मतलब झूठा सच जो उपन्यास है इसको 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है वतन और देश, ये 1958 में प्रकाशित हुआ। दूसरा पार्ट है इसका देश का भविष्य, ये 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक जो है वो यशपाल है। अब है लेखक का परिचय। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903, 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर छावनी के एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेमा देवी था। वो दोनों आर्य समाजी थे। पंजाब के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय से उनका संपर्क हुआ तो बड़े होकर स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़े। लाला लाजपत राय जो स्वाधीनता में सबसे बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं, उनके साथ उनका संपर्क हुआ और वो उनसे प्रभावित होकर जब बड़े हुए तो स्वाधीनता आंदोलन मतलब आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। भगत सिंह से यशपाल की घनिष्ठता थी, मतलब भगत सिंह के भी मित्र थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA किया तथा नाटककार उदय शंकर ने से उन्हें लेखन की प्रेरणा मिली। देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव से प्रेरित होकर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। वे जेल गए और वहां बरेली जेल में प्रकाशवती से विवाह किया, मतलब जेल में ही इन्होंने विवाह किया प्रकाशवती से। वे एक सफल कहानीकार, निबंधकार, नाटककार रहे हैं। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित रहे, अतः उनकी रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। वे एक यथार्थवादी रचनाकार रहे हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों, पुरातन पंथी विचारों के घोर विरोधी रहे हैं। वे प्रगतिशील विचारक थे, अतः उनका व्यक्तित्व झलकता है। वे एक निर्भीक वक्ता, मतलब बिना डरे बोलने वाले निर्भीक वक्ता, स्पष्टवादी और राष्ट्रवादी लेखक थे। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करते हुए वे अनेक बार जेल भी गए। क्रांतिकारी दल से जुड़े रहने के कारण उनमें थोड़ी उग्रता भी देखी गई। मतलब क्रांतिकारी दल से जुड़े हुए थे तो थोड़ा गुस्सा जल्दी आता था। उग्रता मतलब थोड़ा स्वभाव में तेजी थी उनके। यशपाल भारतीयता के साथ साथ पाश्चात्य विचारधारा से भी प्रभावित रहे हैं, मतलब वो बाहर के लोगों की विचारधारा से भी प्रभावित हुए, उनसे भी अट्रैक्ट हुए हैं। यशपाल एक समर्थ लेखक रहे हैं। 1940 से 1976 तक उन्होंने 16 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके 17वां संग्रह मृत्यु उपरांत प्रकाश में आया। उनका जो 17th संग्रह है वो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जिसमें कुल 206 कहानियां संग्रहित है। मतलब जो 17वां संग्रह है उसके अंदर 206 कहानियां हैं। आपके 3 एकांकी, 10 निबंध संग्रह, 3 संस्मरण पुस्तकें और 8 बड़े व लघु उपन्यास लिखे। मतलब यशपाल ने 10 निबंध संग्रह, 3 संस्मरण तो जो किसी की याद में लिखे जाते हैं, 3 संस्मरण पुस्तकें हैं, 8 बड़े और छोटे उपन्यास हैं। 8 बड़े उपन्यास है, 3 छोटे उपन्यास है जो इनके प्रकाशित हुए हैं। सिंहावलोकन नाम से आपने अपनी आत्मकथा लिखी है। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा सिंहावलोकन। आपने विप्लव नामक पत्रिका का संपादन भी किया। यशपाल जी उत्कृष्ट श्रेणी के उपन्यासकार थे। पद्म भूषण यशपाल जी की मृत्यु 24 जुलाई 2017 24 जुलाई 2017 को नोएडा उत्तर प्रदेश के एक निजी अस्पताल में। ये तो उनका जीवन परिचय था। अब यशपाल की वो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन से, जैसे उपन्यास लिखे उन्होंने दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1947, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे ये 1962 में लिखा, अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974, पिंजरे की उड़ान 1939, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, सच बोलने की भूल 1962, भस्मावृत चिंगारी 1946। तो ये सारे इनके उपन्यास थे। उपन्यास के बाद जो कहानी संग्रह उसमें क्या क्या लिखा उन्होंने, उतनी की माँ 1955, चित्र का शीर्षक 1951, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, ज्ञानदान 1943, वो दुनिया 1948, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968, उत्तराधिकारी 1951, अभिषिप्त 1943। इन्होंने व्यंग संग्रह लिखे जिसमें 2 हैं, चक्कर क्लब और कुत्ते की पूंछ, ये व्यंग संग्रह है। पुरस्कार, इन्हें देव पुरस्कार, ये जरूरी है, याद रखना पड़ेगा। पुरस्कार जो है देव पुरस्कार 1955 में मिला था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1969 में मिला था यशपाल को। पद्म भूषण मिला इन्हें 1970 में। तो ये बहुत ज़रूरी याद रखना कि यशपाल को पद्म भूषण कौन से ईयर में मिला था,
1970 में। मंगला प्रसाद पारितोषिक ये 1971 में मिला था। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला इन 1976 में। अब नाटक के कुछ मुख्य तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पहला पार्ट है वतन और देश, जो 1958 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा देश और भविष्य, वो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। झूठा सच की कहानी 1947 में आज़ादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है। जब 1947 में आज़ादी के बाद जो दंगे हुए थे उसके बारे में लिखा हुआ है। झूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करता है कि विभाजन के समय लोग भी क्या क्या बीती थी, लोगों ने क्या क्या अत्याचार सहे थे, उसके बारे में बताया गया इसके अंदर। इस उपन्यास ने सिद्ध कर दिया कि यशपाल बहुत ही विशाल फलक पर जीवन के विविध रूपों, आयामों, समस्याओं, जटिलताओं को अपने ढंग से प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब जो भी घटित होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो लिख सकते हैं और लोगों के दिमाग में डाल भी सकते हैं। इसीलिए इस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो इस उपन्यास को औपन्यासिक महाकाव्य माना गया है। झूठा सच यशपाल जी के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। उनकी हिंदी के नए पुराने श्रेष्ठ उपन्यासों में होगी, यह निश्चित है। यह उपन्यास हमारे सामाजिक जीवन का एक विशद चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब बुरा पार्ट, हर चीज़ के दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमारे समाज के नेगेटिव इम्पैक्ट को दिखाता है। इस उपन्यास में यथेष्ट करुणा है, मतलब लोगों की हालत देख के दया भी आती है। भयानक और विभत्स दृश्यों की कोई कमी नहीं है। श्रृंगार रस को यथासंभव मूल कथा वस्तु की सीमाओं में बांध कर रखा गया है। हास्य और व्यंग ने कथा को रोचक बनाया। इसके अंदर हास्य और व्यंग भी है और उपन्यासकार के उद्देश्य को उसने निखारा भी है। ऐसा कहा था रामविलास शर्मा ने। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि झूठा सच हिंदी का सर्वोत्कृष्ट यथार्थवादी उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास कला की कसौटी पर खरा उतरता ही है, पाठकों के मनोरंजन की दृष्टि से भी सफल हुआ है। इस उपन्यास की गणना हम गर्व के साथ विश्व के 10 महानतम उपन्यासों के साथ कर सकते हैं। नवनीत ने कहा था जनवरी 1959। ठीक है। काशीनाथ सिंह ने कहा कि यशपाल का उपन्यास झूठा सच हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर क्या होता है, जिसको अचीव करना चाहते हैं, टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उसी के समान है ये। इसमें विभाजन की त्रासदी को व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया गया है। हिंदी में विभाजन के बारे में लिखा गया यह सर्वोत्तम उपन्यास है। नेमीचंद्र जैन ने इस उपन्यास पर अनेक आरोप लगाते हुए निष्कर्ष दिया था कि हिंदी उपन्यास साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में होने पर भी झूठा सच अंततः किसी आत्यंतिक सार्थक उपलब्धि के स्तर को छूने में असफल ही रह जाता है। कवि कुंवर नारायण ने इस उपन्यास की समीक्षा की। कवि दृष्टि का अभाव शीर्षक से लिखी थी। मतलब इस उपन्यास की समीक्षा उन्होंने लिखी है कुंवर नारायण ने। उसका शीर्षक क्या रखा था, कवि दृष्टि का अभाव। ठीक है, मतलब इस उपन्यास के अंदर कवि दृष्टि का अभाव है। इसके बरक्स आनंद प्रकाश का स्पष्ट मत है कि इस उपन्यास का एक बहुत बड़ा गुण है इसकी रोचकता और अत्यधिक साहित्यिकता। निश्चय ही सामाजिक वातावरण और ऐतिहासिक यथार्थ के बेबाक चित्रण को ज़्यादातर सही साहित्यिक समझ और अभिव्यक्ति से जोड़ पाने में यशपाल को पर्याप्त सफलता मिली है। शिव कुमार मिश्र के अनुसार झूठा सच को पाठकों को व्यापक सराहना मिली। उस पर अखबारी कतरन होने के आरोप भी इधर उधर से आए, परंतु रमेश कुंतल मेघ ने उसे कला जैसा लिखा गया इतिहास कहकर उसकी रचनात्मक प्रकृति की सही पहचान की। इतने विशद पट पर आधुनिक इतिहास की एक रचनात्मक घटना इतिहास से विलग कैसे रह सकेगी, यह हमेशा रहेगी इतिहास में, लोग इसको हमेशा पढ़ते रहेंगे। यशपाल की खूबी है कि उन्होंने उसकी इतिहास को कला के अपने सौष्ठव से जोड़कर प्रस्तुत किया है। कुंवर नारायण जी द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में यशपाल के प्रामाणिक भाष्यकार माने जाने वाले मधुरेश ने झूठा सच उपन्यास में महाकाव्य शीर्षक से विस्तृत समीक्षात्मक आलेख लिखा और कुंवर नारायण जी के आरोपों का विश्लेषणात्मक उत्तर देते हुए घोषित किया कि झूठा सच यशपाल की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में तो स्वीकृत है ही, वह हिंदी के 10 श्रेष्ठ और उल्लेखनीय उपन्यासों में से भी एक है। तो ये गलत नहीं है इसमें। फिर क्या है पात्र, इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। पहला पात्र है जयदेव पुरी। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है जो भोला पांडे के परिवार का बेटा है। यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो अपनी सारी कमजोरियों के साथ उपन्यास में उपस्थित है। तो इसका मेन जो लीड कैरेक्टर है वो जयदेव पुरी है। दूसरी कैरेक्टर है तारा। ये जयदेव पुरी की बहन है तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है। सपमोड़ उपन्यास की कथा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक प्रगतिशील सोच रखने वाली नारी पात्र है। तीसरी पात्र है कनक, एक संपन्न परिवार की लड़की है। वह भी तारा की तरह प्रगतिशील और नई सोच रखने वाली पात्र है। कनक जयदेव पुरी की पत्नी है, मतलब जयदेव पुरी उसकी बहन है, उसकी पत्नी है। फिर है गौण पात्र। इसके सेकेंडरी कैरेक्टर कौन कौन है। असद,
ये लाहौर के कामरेड युवा यानी कम्युनिस्ट पार्टी के युवा हैं। शीला रामज्वाला की पुत्री हैं। डॉक्टर कृष्णनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है। पंडित गिरधर लाल नया हिंदी पब्लिक के मालिक हैं। महेंद्र नैयर वकील। करमचंद कशिश ये पैरोकार पत्रिका के मुख्य संचालक हैं। दोलू मामा शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलवे की बलि चढ़ जाता है। रतन शीशों का प्रेमी है। गौस मोहम्मद ये प्रकाशक है। महाजन कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री हैं। मेहर दंगे में भटकी तारा की साथी है। नब्बू तारा से बलात्कार करने वाले। हाफिज इनायत अली नब्बू के मोहल्ले के हाफिज। विश्वनाथ सूद पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता व मुख्यमंत्री पद के दावेदार। उर्मिला पुरी की पूर्व शिष्या, पुरी की तरफ आकर्षण। बंती तारा को विभाजन के दौरान मिली संगनी। एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र प्रसाद कांग्रेस के नेता हैं। अग्रवाल साहब दिल्ली के बड़े व्यापारी तारा को मानने वाले। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब का युवा पुत्र है। नरोत्तम मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र है। मिस्टर रावत सचिव गृह मंत्रालय का मेंबर है। पीएस गिल जो है विभाजन का दंश झेल चुका एक युवा। निरंजन चड्ढा मर्सी का प्रेमी है। माथुर पुराना दोस्त है। जया पुरी और तारा की बच्ची है। सीता तारा के मोहल्ले की लड़की। पूर्णदेई सीता की माँ। डॉक्टर श्यामा डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर। ठीक है। फिर है झूठा सच की भूमिका। इसकी भूमिका यशपाल लिखते हैं, सच को कल्पना में रंग कर उसे जन समुदाय को सौंप रहा हूँ, जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। लाहौर की एक गली भोला पांडे की गली को केंद्र में रखकर यशपाल सामाजिक जीवन का आत्मीय चित्र प्रस्तुत करते हैं। उसे देखकर लगता ही नहीं कि बहुत ही जल्दी जीवन तहस नहस होने वाला है। लेखक एक गली के जीवन से शुरू करके धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चिंता और चेतना की परिधि में ले आता है। स्वाधीनता संग्राम की उग्रता और वेग को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विभाजित करके राज्य करने की नीति का उद्घाटन उपन्यास बहुत ही विश्वसनीय ढंग से करता है। शहर के वातावरण और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली घटनाओं का अंकन बहुत चित्रात्मक ढंग से हुआ है। मतलब जो भी इसको सुनता है पढ़ता है उसके सामने वो सारे चित्र प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसा लगता है सामने चल रही है चीजें। चित्रात्मक ढंग से उन्होंने उसका अंकन किया है। विभाजन से संबंधित उपन्यास स्वाभाविक रूप से उससे प्रभावित क्षेत्रों की भाषाओं उर्दू, हिंदी, पंजाबी और बांग्ला में लिखे गए। फिर कुछ लेखकों द्वारा जो मूलतः इस संबद्ध क्षेत्र में आए थे, लेकिन उनके अंग्रेजी भाषा के विशिष्ट ज्ञान के कारण अंग्रेजी में लिखे गए इन उपन्यासों की तुलना में झूठा सच का महत्व कदाचित उनके व्यापक फलक और उसमें अंकित जीवन की संपूर्णता की दृष्टि से है। यशपाल साझा सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक स्वरूप को अधिक महत्व नहीं देते क्योंकि वे इसमें निहित स्त्रों की ओर से पर्याप्त सजग है। वे सामाजिक जीवन के सद्भावपूर्ण और आत्मीय अंकन द्वारा ही इसके वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से दुंगी गली में मुस्लिम परिवारों के पलायन को रोकने का दृश्य महत्वपूर्ण है। इसमें एक दृश्य दिखाया गया कि वहां पर मुस्लिम परिवारों को जाने से रोका जा रहा है। झूठा सच इस विडंबना को बहुत प्रभावी ढंग से उद्घाटित करता है कि मनुष्य के देश को कैसे अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने धर्मों के देश में बदल दिया था, कि हिंदू और मुसलमान का देश बना दिया, पाकिस्तान को मुसलमानों का देश बना दिया, हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश बना दिया, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए। तो ये इसके अंदर बताया गया है। तो ये है इसकी भूमिका।